हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसी एक वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे पूरे नवंबर महीने की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो नवंबर की मंथली करंट अफेयर्स हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, जहां पर लगभग 120 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, जो कि पूरे महीने से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं और इन्हीं में से आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नवंबर महीने के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो सारे हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बस आपको वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो आप नवंबर महीने की करंट अफेयर्स को लेकर निश्चिंत हो जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर आपके सामने एक एक क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले खुद से सोचना है, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं। तो भारतीय ओलंपिक संघ जो है, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये भारत में राष्ट्रीय स्तर की ओलंपिक समिति है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो अब इसका जो नेतृत्व है वो दिया गया है पीटी उषा को। तो भारत की मशहूर धाविका पीटी उषा जो है, ये इसकी पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक शुभंकर क्या है। तो नेक्स्ट जो समर ओलंपिक गेम्स होंगे वो 2024 के अंदर आयोजित किए जाएंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और उसके लिए हाल ही में ऑफिशियल जो मैस्कट है वो जारी कर दिया गया है और इस मैस्कट का नाम है ओलंपिक फ्रीज। फ्रीज जो है ये फ्रांस की इतिहास में फ्रांस की इंडिपेंडेंस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उस वक्त इस तरह की जो टोपी है वो पहनी जाती थी। तो ओलंपिक फ्रीज जो है ये पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक शुभंकर डिक्लेयर किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस बार G20 का जो अध्यक्ष था वो था इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक शहर बाली में इस बार का G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, जो कि इसका 17वां संस्करण था। तो इसमें सभी जो G20 के लीडर्स हैं वो आए थे, जैसे कि भारत से पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसकी इस बार थीम रखी गई थी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। फिर अगला सवाल आपके लिए यहाँ पर है कि भारत की मेजबानी में 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर के अंदर आयोजित होगा। तो 2022 में तो G20 का अध्यक्ष इंडोनेशिया था, लेकिन 2023 के अंदर G20 का अध्यक्ष होगा अपना भारत, और इसी कारण से G20 की जो मीटिंग होने वाली है 18वीं मीटिंग, वो आयोजित की जाएगी भारत की राजधानी नई दिल्ली में, जहाँ पे जो G20 के लीडर्स हैं वो आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि भारत 2023 के लिए G20 का अध्यक्ष है, तो भारत की G20 अध्यक्षता के लिए हाल ही में लोगो का अनावरण किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने। और ये आप देख सकते हैं, भारत की G20 अध्यक्षता में जो इसकी थीम होगी वो रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। हाल ही में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास नसीम अल बहर 2022 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है। तो नसीम अल बहर नाम का जो नौसेना अभ्यास होता है ये भारत और ओमान की नौसेना के बीच में होता है। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। और जो भी नौसेना अभ्यास होते हैं उसमें ये भी पूछा जाता है कि भारत के कौन से नौसेना जहाज ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें भारत की तरफ से दो भारत के जहाज गए थे, एक का नाम है INS त्रिकंड और दूसरे का नाम है INS सुमित्रा। INS त्रिकंड और INS सुमित्रा। हालांकि आगे इसी वीडियो में मैं आपको जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं इस महीने के अंदर वो सारे मैं आपको एक साथ में बताऊंगा, ताकि आप इनको आसानी से याद रख पाएं। तो इसी तरीके से बस आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते चलना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप नवंबर महीने की करंट अफेयर्स को लेकर निश्चिंत हो जाएंगे। 24 नवंबर को मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो मलेशिया, जो कि आप जानते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है, यहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम जो है ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड बनाया है। तो विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन हाल ही में चलाई गई है स्विट्जरलैंड के अंदर, क्योंकि स्विट्जरलैंड के अंदर जो पहली बार ट्रेन जब शुरू हुई थी तो उसकी हाल ही में 175वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, और उसी के अवसर पर स्विट्जरलैंड ने अब तक की दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन को हाल ही में चलाया, जिसकी लंबाई थी 1910 मीटर। यानी कि ये जो ट्रेन थी ये 1.9 किलोमीटर लंबी थी, और इसमें टोटल 100 कोचेस लगे थे। एक कैलेंडर वर्ष में
1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो एक साल के अंदर अंदर 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहे थे, क्योंकि नवंबर महीने के अंदर जो आईसीसी की रैंकिंग जारी हुई थी उसमें ये पूरी दुनिया के नंबर 1 T20 में खिलाड़ी बन गए थे। तो सूर्य कुमार यादव जो हैं ये भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन कंप्लीट किए हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस देश ने अपना मैत्री राजदूत अपॉइंट किया है? तो इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड कंट्री के बारे में भारतीय लोगों को बताएंगे नीरज चोपड़ा, ताकि वहां पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसी कारण से स्विट्जरलैंड पर्यटन ने इनको अपना फ्रेंडशिप एम्बेसडर अपॉइंट किया है। 32वें बिहारी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 32वां जो बिहारी पुरस्कार है, पहली बात आपको याद रखनी है कि जो बिहारी पुरस्कार होता है ये सिर्फ राजस्थानी लेखकों को ही दिया जाता है। हालांकि उनको 2 लैंग्वेज में उनके काम के लिए मिल सकता है, या तो हिंदी या फिर राजस्थानी। तो इस बार का जो 32वां बिहारी पुरस्कार है वो दिया गया है मशहूर लेखक डॉक्टर माधव हाडा को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में के बिरला फाउंडेशन की तरफ से एक समारोह का आयोजन किया गया था, और उस समारोह में पिछले 2 सालों के जो विजेता हैं उन दोनों लोगों को एक साथ पुरस्कृत किया गया है। जैसे कि 31वां बिहारी पुरस्कार जो है वो मधु कांकरिया को अनाउंस किया गया था, उनकी रचना हम यहाँ थे के लिए। तो इनको भी यहाँ पर पुरस्कार दिया गया। इसी तरीके से जो लेटेस्ट मिला है 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाडा को, उनकी रचना पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए, तो इनको भी यहाँ पर साथ में पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा बिहारी पुरस्कार के बारे में अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। हाल ही में जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया। इनको कौन से साल में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो जमशेद जे ईरानी जो हैं इनका भारत के स्टील उद्योग के विकास में काफ़ी अहम योगदान रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक ये टाटा स्टील के प्रमुख रहे। इसके अलावा ये टाटा ग्रुप के और भी कई सारे जो कंपनियां हैं उनमें ये सेवाएं दे चुके हैं। तो साल 2007 के अंदर इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, यानी कि तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको 2007 में दिया गया था। अक्टूबर 2022 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? यानी कि सिंपली आपको बताना है कि भारत कौन से कंट्री से सबसे ज़्यादा ऑयल परचेज करता है। तो इससे पहले तक तो इराक नंबर 1 पर था, लेकिन अब इराक को पीछे छोड़ करके रूस पहले स्थान पर आ गया है। यानी कि अब भारत जो है वो पिछले कुछ महीनों में रूस से ज़्यादा ऑयल परचेज कर रहा है। तो इसका आंसर होगा रूस। पहले नंबर पर इस मामले में अब रूस है, जहां से भारत सबसे ज़्यादा ऑयल परचेज करता है। फिर दूसरे नंबर पर इराक और तीसरे पर सऊदी अरेबिया है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में मुख्य अतिथि कौन होगा? तो 17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है ये 8 से लेकर के 11 जनवरी के बीच में आयोजित होने वाला है 2023 में। तो इसमें चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो हैं ये वर्तमान समय में जो गुयाना कंट्री है वहाँ के राष्ट्रपति हैं। गुयाना दक्षिण अमेरिका का एक देश है, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। ये सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि देश का सबसे साफ शहर है। यहाँ पे आप इसकी थीम भी देख सकते हैं। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने एटीपी फाइनल्स 2022 का खिताब जीत लिया है? तो एटीपी फाइनल्स जो है ये साल के आखिर में खेला जाता है, और ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। तो इस बार इसको जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने इस बार का एटीपी फाइनल्स जीत लिया है, और इन्होंने फाइनल में हराया है नॉर्वे के कैस्पर रूड को। सेम इसी तरीके से महिलाओं का जो टूर्नामेंट होता है उसको बोलते हैं WTA फाइनल्स। साल के आखिर में ये खेला जाता है। महिलाओं के लिए ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। तो इसको जीता है कैरोलिन गार्सिया ने। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। कैरोलिन गार्सिया जो है ये फ्रांस की खिलाड़ी हैं, और इन्होंने इस बार हराया था बेलारूस की आर्याना शबलेंका को। भारतीय चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो भारत का जो चुनाव आयोग है उसमें हाल ही में एक नए चुनाव आयुक्त बने हैं, जिनका नाम है अरुण गोयल।
यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर 3 लोग होते हैं। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि आज के समय है राजीव कुमार, और फिर इनकी हेल्प के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है। तो जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं उनमें से एक तो अभी तक थे अनूप चंद्र पांडे, और अभी दूसरे जो अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है अरुण गोयल। तो फ्रेंड्स, अब इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि नवंबर 2022 में कौन से महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। ये मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ और इसके बारे में इसी वीडियो में आगे क्वेश्चन के रूप में भी हम इनको देखेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो DY चंद्रचूड़। इससे पहले वाले महीने में ही इनको अपॉइंट कर दिया गया था, लेकिन 9 नवंबर 2022 को इन्होंने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। फिर विधि आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं ऋतुराज अवस्थी। अभी 22वां विधि आयोग चल रहा है तो उसके अध्यक्ष बने हैं ऋतुराज अवस्थी। प्रसार भारती के नए CEO बन गए हैं गौरव द्विवेदी। प्रसार भारती के नए CEO हैं गौरव द्विवेदी। पश्चिम बंगाल राज्य के नए राज्यपाल बन गए हैं डॉक्टर CV आनंद बोस, क्योंकि इससे पहले जो थे जगदीप धनखड़ वो अब भारत के उपराष्ट्रपति बन गए हैं, तो उनकी जगह पर बने हैं डॉक्टर CV आनंद बोस। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि जो KVIC है, इसके नए CEO बन गए हैं विनीत कुमार। KVIC के CEO हैं विनीत कुमार। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि जो भारत में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं TG सीताराम। तो ये सारे अपॉइंटमेंट्स आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि इसी वीडियो में आगे आपको इनको MCQ के रूप में भी कराऊंगा ताकि ये आपको अच्छे से याद हो पाए। नताशा पिरग-मुशर किस कंट्री की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो नताशा पिरग-मुशर जो है ये स्लोवेनिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, जो कि एक यूरोपीय देश है। फिर अगला क्वेश्चन है 16 नवंबर 2022 को नासा ने किस रॉकेट के माध्यम से आर्टेमिस 1 मिशन को लॉन्च किया है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्टेमिस जो प्रोग्राम है नासा का, इसके जरिए 2025 तक नासा ने प्लान किया है कि फिर से इंसानों को चंद्रमा पर पहुंचाया जाए। तो इसमें 3 मिशन लॉन्च किए जाएंगे, एक तो आर्टेमिस 1, फिर आर्टेमिस 2, फिर आर्टेमिस 3। तो आर्टेमिस 1 जो है इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है दुनिया के सबसे पावरफुल रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम से। इसको शॉर्ट में SLS कहा जाता है और ये न केवल अमेरिका का बल्कि पूरी दुनिया का ही सबसे पावरफुल रॉकेट है। इसी से आर्टेमिस 1 मिशन को लॉन्च किया गया। इस आर्टेमिस 1 मिशन में एक स्पेस क्राफ्ट भेजा गया था जिसका नाम है ओरियन। ओरियन नाम का स्पेस क्राफ्ट भेजा गया था। अभी तो इसको आर्टेमिस 1 में खाली ही भेजा गया था, लेकिन आगे चल करके इसी में आर्टेमिस 3 के अंदर इंसानों को चंद्रमा पर पहुंचाया जाएगा। प्रसार भारती का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किसको अपॉइंट किया गया है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि प्रसार भारती के नए CEO बन गए हैं गौरव द्विवेदी। किस भारतीय ने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार जीता है जिसको बोलते हैं चैंपियंस ऑफ अर्थ 2020? तो चैंपियंस ऑफ अर्थ जो अवार्ड होता है ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार होता है और 2022 के अंदर टोटल वैसे तो 5 विजेता हैं, लेकिन भारत की भी एक महिला है उनमें। इनका नाम है पूर्णिमा देवी वर्मन। पूर्णिमा देवी वर्मन ये भारत की वन्यजीव वैज्ञानिक हैं। इनको 2022 में चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है एंटरप्रेन्योरियल विजन कैटेगरी में। टोटल 5 विजेता हैं जिनमें से भारत की हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन जो हैं ये भारत के अंदर सारस को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक अभियान चलाती हैं जिसका नाम है हरगिला आर्मी, और इसमें सभी के सभी महिला कार्यकर्ता ही हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स के बारे में है और इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस नवंबर महीने में बने हैं, तो इनको आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स के अंदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैडलर कौन बन गई है? पैडलर का मतलब होता है टेबल टेनिस खिलाड़ी, तो टेबल टेनिस प्लेयर को पैडलर कहा जाता है। तो एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट जो होता है इसमें आज तक किसी भी भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी ने कोई भी मेडल नहीं जीता था, लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पर भारत को इसमें मेडल दिलाया है मणिका बत्रा ने। हालांकि इन्होंने यहाँ पर कांस्य पदक ही जीता है, लेकिन ये पहली महिला भारतीय खिलाड़ी बन गई है। तो ये कहाँ पर हुआ था इवेंट? इस बार का जो इवेंट है वो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ था। टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में मार्च 2024 तक किस एयरलाइन का विलय हो जाएगा? तो एयर इंडिया एयरलाइंस जो है, जो कि टाटा ग्रुप जिसकी ओनर है, तो इसमें 2024 तक विस्तारा एयरलाइंस का मर्जर हो जाएगा।
क्योंकि विस्तारा एयरलाइंस की जो ओनर कंपनी है जिसका नाम है सिंगापुर एयरलाइंस, उसके बीच में और टाटा ग्रुप के बीच में हाल ही में एक समझौता हुआ है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जो कि एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर करना बहुत ही आसान है, क्योंकि जो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होता है जिसको एरो इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये हर साल बेंगलुरु के येलहंका एयरबेस पर होता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जो येलहंका के अंदर एयरफोर्स स्टेशन है वहीं पर इसका आयोजन होता है, और इसका जो 14वां संस्करण है वो 13 से लेकर के 17 फरवरी 2023 में आयोजित होने वाला है। नवंबर 2022 में किस देश ने अमेरिका के साथ विजिलेंट स्टॉर्म नामक संयुक्त हवाई अभ्यास आयोजित किया है? तो ये जो विजिलेंट स्टॉर्म नाम का अभ्यास हुआ है, इसमें वैसे तो भारत शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हुआ था अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में। एक्चुअल में दक्षिण कोरिया का जो पड़ोसी देश है यानी कि नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया एक के बाद एक कई सारे मिसाइल प्रक्षेपण हाल ही में कर रहा था, तो उसी के जवाब में दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के साथ में अपना सबसे बड़ा अभ्यास किया जिसका नाम था विजिलेंट स्टॉर्म। तो इसमें कई सारे जो अमेरिका के विमान हैं वो शामिल हुए थे। अब ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, आपको बताना है कि कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 डिक्लेयर किया गया है? तो अलग अलग डिक्शनरीज के द्वारा जो भी शब्द सबसे ज़्यादा सर्च किए जाते हैं उनको वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया जाता है। कॉलिंस डिक्शनरी के हिसाब से वर्ड ऑफ द ईयर बना है परमा क्राइसिस। तो यहाँ पर मैं आपको सारे ही बता देता हूँ जितने भी डिक्शनरीज के आपको याद रखने हैं वर्ड ऑफ द ईयर, तो आपको कुल मिलाकर के 5 डिक्शनरीज के वर्ड ऑफ द ईयर याद रखने हैं। एक तो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इसके हिसाब से है गोबलिन मोड। मैरियम वेबस्टर जो डिक्शनरी है इसके हिसाब से वर्ड ऑफ द ईयर बना है गैस लाइटिंग। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हिसाब से है होमर। कॉलिंस डिक्शनरी के हिसाब से है परमा क्राइसिस, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। डिक्शनरी.com के हिसाब से है वुमन। तो इस तरीके से सिर्फ ये 5 आपको वर्ड ऑफ द ईयर याद रखने हैं, इसके अलावा कोई भी पूछा नहीं जाएगा। हाल ही में आरबीआई ने थोक व्यापार क्षेत्र में डिजिटल रुपए की प्रायोगिक परियोजना कब से शुरू की है? तो भारत की जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, इसने भारत की डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है। हालांकि इसको शुरुआत में होलसेल सेगमेंट के लिए ही लॉन्च किया गया था 1 नवंबर सन 2022 को। फिर इसके जस्ट एक महीने बाद 1 नवंबर 2022 को तो मैंने आपको बताया होलसेल सेगमेंट के लिए लॉन्च किया गया था। फिर 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया था रिटेल सेगमेंट के लिए। तो इस तरीके से भारत में डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है आरबीआई ने। आपको पता होगा 2022 के बजट में भी इसके बारे में अनाउंस किया गया था कि जल्द ही भारत अपनी डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा, जो कि अब लॉन्च हो चुकी है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस शहर के अंदर स्थापित की जाएगी? यानी कि ये जो क्लॉक होगी ये पुराने टाइम पर जिस तरीके से टाइम का कैलकुलेशन किया जाता था, तो सूर्य की पोजीशन के साथ में ये घड़ी सिंक होगी और उसके के हिसाब से ये टाइम बताएगी। तो इसको बनाया जाएगा मध्य प्रदेश के उज्जैन में। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत और किस देश के बीच में हरिमो शक्ति 2022 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो हरिमो शक्ति 2022 नाम का जो अभ्यास हुआ है ये भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। दोनों कंट्रीज की आर्मी जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं और इस बार ये मलेशिया के अंदर ही हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 2022 के नवंबर महीने में जो भी अभ्यास हुए हैं वो सारे मैं आपको एक साथ बताऊंगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले थल सेना के जो अभ्यास हुए हैं उनको देखेंगे। इनमें एक है युद्ध अभ्यास 22। युद्ध अभ्यास ये जो होता है ये भारत और अमेरिका की आर्मी के बीच में होता है। 2022 में इसका आयोजन किया गया है उत्तराखंड के औली में, जो कि चाइना बॉर्डर से काफ़ी करीब है, तो इस कारण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अग्नि वॉरियर नाम का जो अभ्यास है ये भारत और सिंगापुर की आर्मी के बीच में हुआ है। इस बार ये कहाँ पर हुआ? तो महाराष्ट्र के अंदर देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया था। ऑस्ट्रा हिंद 2022, ये नाम से ही आप समझ सकते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। इस बार इसका आयोजन किया गया है राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। हरिमो शक्ति 2022, ये क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था कि भारत और मलेशिया के बीच में होता है। इस बार ये मलेशिया के अंदर ही हुआ है। तो एग्जैक्ट जगह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि मलेशिया में हुआ है। गरुड़ शक्ति नाम का जो अभ्यास है ये हुआ है इंडोनेशिया में। और कहाँ पर हुआ है? इंडोनेशिया के कारावांग में। फिर इसके बाद गरुड़ 8, यहाँ पर 8 का मतलब है ये इसका 8वां संस्करण था।
तो ये एक वायुसेना अभ्यास है जो कि भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में होता है। 2022 के अंदर इसका आयोजन किया गया है राजस्थान के जोधपुर एयरबेस पर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि एयरफोर्स का हाल ही में एक ही अभ्यास हुआ है। फिर नौसेना का अभ्यास हुआ है नसीम अल बहर, जो कि ओमान के साथ में होता है। तो ओमान के तट पर इसका आयोजन किया गया था और इसमें भारत के 2 जहाज़ों ने हिस्सा लिया था, INS त्रिकंठ और INS सुमित्रा। फिर अगला है मालाबार 2020, जो कि एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें 4 देशों की नौसेनाएं हिस्सा लेती हैं। एक तो भारत, दूसरा जापान, तीसरा अमेरिका और चौथा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जो सभी क्वाड कंट्रीज हैं उनके बीच में ये होता है। इस बार इसका आयोजन हुआ है जापान के योकोसुका में और इसमें भारत के 2 जहाज गए थे, INS कमोर्ता और INS शिवालिक। तो इस तरीके से नवंबर 2022 के अंदर भारत और अन्य देशों के बीच में जो भी अभ्यास हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर मैंने आपको एक साथ बताया है। इन सभी को याद रखिएगा क्योंकि इनके बारे में एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बन गए हैं? तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। KVIC, जो कि भारत के MSME मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसका फुल फॉर्म होता है खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन। तो इसके नए CEO बन गए हैं विनीत कुमार। विनीत कुमार इसके नए CEO हैं, जबकि इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मनोज कुमार। हाल ही में किस संगठन ने शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2021 का इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है? इसको सिंपली इंदिरा गांधी पीस प्राइज भी कहा जाता है। तो 2021 के लिए यह दिया गया है प्रथम नाम के NGO को। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रथम नाम का जो NGO है ये भारत में वंचित वर्ग के जो गरीब बच्चे हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। तो इसीलिए इसको इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है 2021 के लिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? तो भारत का पहला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश के तारिन में। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले में एक जगह है तारिन, तो यहीं पर यह स्थापित किया जाएगा। और केंद्र सरकार ने जो PM मत्स्य संपदा योजना शुरू की है उसी के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी। पूर्वोत्तर भारत का पहला मत्स्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो पूरे पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम बनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश के तारिन में, जहां पर इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाया जाना है। तो उसी के हिस्से के रूप में पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम जो है वो अरुणाचल प्रदेश के तारिन में ही स्थापित किया जाएगा। इसमें अरुणाचल प्रदेश के अंदर जितने भी मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है उन सबको यहाँ पर रखा जाएगा। कौन सी भारतीय कंपनी मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी का निर्माण करेगी? तो यहाँ पर आपको उस भारत की कंपनी का नाम बताना है जो कि मंगोलिया देश के अंदर वहाँ की पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी का निर्माण करेगी। तो ये काम दिया गया है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को, जो कि हैदराबाद के अंदर बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन D। मंगोलिया की राजधानी है उलन बटोर और यहाँ पर कुछ समय पहले भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह वो गए थे और उस दौरान मंगोलिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तेजस नाम का एक घोड़ा जो है वो उपहार में दिया था। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का नाम आपको बताना है जिनका हाल ही में 106 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट वोटर के रूप में जाना जाता है श्याम शरण नेगी को। और जो श्याम शरण नेगी हैं ये हिमाचल प्रदेश से थे, हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन D। श्याम शरण नेगी जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से थे। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो इस बार पुरुषों का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है T20 में, इसका खिताब जीता है इंग्लैंड ने। फाइनल मुकाबला जो है वो इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया है। तो अब यहाँ पर मैं आपको ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 के बारे में जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहली बात याद रखिएगा कि ये इसका 8वां संस्करण था। मेज़बान कौन था? तो इस बार मेज़बान था ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आप इसके लोगों में भी देख सकते हैं। इसमें टोटल 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारत की भी टीम शामिल थी। इस बार चैंपियन बना है इंग्लैंड की टीम, जिसने दूसरी बार यह खिताब जीता है। यहाँ पर इसने फाइनल में पाकिस्तान को हराया। प्लेयर ऑफ द सीरीज यानी कि पूरे टूर्नामेंट के सबसे बेस्ट खिलाड़ी कौन रहे? तो वो हैं शैम करन।
यहाँ पर याद रखिएगा जो स्वयं करन है ये आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन गए हैं, क्योंकि हाल ही में आईपीएल के दौरान जो नीलामी हुई उसमें जो पंजाब किंग्स टीम है उसने 18.5 करोड़ रुपए में शैम करन को खरीदा है। तो इस तरीके से ये आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन गए हैं। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? तो इस बार के T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन भारत के विराट कोहली ने बनाए, टोटल 296 रन। सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए? तो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं वनिंदु हजारंगा, जिन्होंने 15 विकेट लिए हैं। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन रहे? तो मैंने आपको बताया इसका आंसर होगा विराट कोहली, जिन्होंने 296 रन स्कोर किए थे। 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन टेलीमेडिकॉन 2022 किस शहर में आयोजित हुआ है? तो टेलीमेडिसिन पर चर्चा करने के लिए ये सम्मेलन हुआ था टेलीमेडिकॉन 2022 नाम से, और ये आयोजित किया गया था केरल के कोच्चि शहर में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इसका आयोजन किया था केरला के अंदर। फिट इंडिया स्कूल सप्ताह पहल के लिए तूफान और तूफानी नाम का जो शुभंकर है इसको किसने लॉन्च किया है? तो फिट इंडिया स्कूल सप्ताह नाम की जो पहल है इसका मेन मकसद होता है कि भारत के जो स्कूली बच्चे हैं उनको फिटनेस के बारे में जागरूक किया जाए। तो उसके लिए हाल ही में शुभंकर लॉन्च किया गया है जो कि है तूफान और तूफानी, और इस मैस्कट को लॉन्च किया है भारत की मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने। तो पीवी सिंधु ने लॉन्च किया है, सो आंसर होगा ऑप्शन सी। हाल ही में किस देश ने डेविस कप 2022 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है? तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि जो डेविस कप होता है ये टेनिस का एक टूर्नामेंट होता है। 2022 के अंदर इसका खिताब जीता है कनाडा ने। यहाँ पर कनाडा ने इस बार फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा करके इस बार का डेविस कप जीत दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर हुआ था तो स्पेन के अंदर इसका आयोजन किया गया था, जबकि इसको जीता है कनाडा ने। जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारतीय जैविक डेटा केंद्र यानी कि इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो भारत में लाइफ साइंस डेटा को स्टोर करने के लिए पहली बार राष्ट्रीय भंडारण कोष की स्थापना की गई है, जिसका नाम है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। इसको स्थापित किया गया है हरियाणा के फरीदाबाद में। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। हाल ही में जो भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। आपको बता दूं कि इस डेटा सेंटर के अंदर एक बहुत ही पावरफुल सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया है जिसका नाम है ब्रह्म, और इसी के अंदर डेटा को स्टोर करके रखा जाएगा। फिर देश भर के जो रिसर्चर्स हैं वो आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। 26 जनवरी 2023 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होगा? तो 26 जनवरी 2023 को रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेशन होगी उसके लिए इन्वाइट किया गया है अब्देल फतेह अल सीसी को, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। मिस्र यानी कि जिसको अंग्रेजी में इजिप्ट कहा जाता है, तो वहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। ये गणतंत्र दिवस 2023 में भारत के चीफ गेस्ट होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले कुछ सालों के अंदर जो चीफ गेस्ट रहे हैं वो कौन थे। जैसे 2019 में आए थे सिरिल रामाफोसा, 2020 में आए थे जेयर बोल्सोनारो, फिर उसके अगले 2 सालों तक कोई भी शामिल नहीं हुआ था कोविड-19 के चलते, और अभी 2023 के अंदर इन्वाइट किया गया है अब्देल फतेह अल सीसी को, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। वर्ष 2023 में कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो महिलाओं की जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होती है 2023 में इसको होस्ट करेगा अपना भारत। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो इसका पिछला संस्करण हुआ था 2022 में वो हुआ था तुर्की में, और अभी 2023 के अंदर होने वाला है भारत में। निम्न में से कौन सा देश फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का मेजबान है? तो पुरुषों का जो फुटबॉल के अंदर विश्व कप होता है ये 4 साल के अंदर एक बार आयोजित किया जाता है, और 2022 में इसका 22वां संस्करण हाल ही में हुआ है। तो इसका मेजबान कौन था? इसका मेजबान था कतर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसमें विजेता कौन बना है? इसमें विजेता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने इसमें फाइनल के अंदर हराया था फ्रांस देश को। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। हालांकि इस फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में डिटेल में मैं आपको दिसंबर की वीडियो में बताऊंगा। वर्ष 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो होता है ये भारत में खेल में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, और ये 2022 के अंदर दिया गया है अजंता शरत कमल को। अजंता शरत कमल जो हैं ये भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, और ये तमिलनाडु से हैं। तो इनको साल 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये नेशनल स्पोर्ट अवार्ड जो दिए जाते हैं उसी के अंतर्गत एक कैटेगरी है। टोटल 6 कैटेगरी में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो उसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो अचंता शरत कमल को दिया गया है। बाकी इसमें जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार इस बार टोटल 25 खिलाड़ियों को दिया गया है। इनमें से कुछ मेन जो हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं और वो किस खेल से रिलेटेड हैं यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे कि एल्दोस पॉल जो हैं वो एथलेटिक्स से रिलेटेड हैं। इसके अलावा निखत जरीन ये एक मशहूर बॉक्सर हैं। लक्ष्य सेन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर जो खास करके बोल्ड में हैं इनको आपको याद रखना है कि ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये कोच को मिलता है। इस बार ये 7 कोच को दिया गया है। फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार जो है ये आजीवन जिन्होंने खेलों में योगदान दिया है भारत में उनको मिलता है। इस बार ये 4 लोगों को दिया गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये उन संस्थानों को दिया जाता है जो कि खेलों को बढ़ावा देते हैं भारत के अंदर। तो इस बार ये 3 अलग अलग कैटेगरी में 3 संस्थानों को दिया गया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी ये भारत के अंदर खेलों में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। तो 2022 की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी रही गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो कि है अमृतसर में। तो यहाँ पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को इस तरीके से आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 19 नवंबर 2022 को वाराणसी में काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो काशी तमिल संगमम जो कार्यक्रम है वो इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि काशी और तमिलनाडु की संस्कृति को एकजुट करने के लिए हाल ही में ये वाराणसी के अंदर आयोजित किया गया था। ये पूरे 1 महीने तक आयोजित किया गया था, यानी कि नवंबर में ये शुरू हुआ था और दिसंबर के मिड में ये समाप्त हुआ है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर एयर फेस्ट 2022 का आयोजन किया है? तो एयर फेस्ट 2022 जो है ये भारतीय वायुसेना का वार्षिक एयर शो होता है। तो इस बार ये आयोजित किया गया है नागपुर के अंदर। महाराष्ट्र के नागपुर में ही जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी मेंटेनेंस कमांड का हेडक्वार्टर है। तो यहीं पर इस बार का एयर फेस्ट 2022 हुआ है। हाल ही में 18 और 19 नवंबर को एपेक शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया है? तो एपेक का मतलब होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, यानी कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन। तो इसका जो इस बार सम्मेलन हुआ है वो आयोजित किया गया थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से कौन से शहर के अंदर स्थानांतरित किया जाएगा? तो ये शहर होगा हल्द्वानी। नैनीताल से हल्द्वानी के अंदर शिफ्ट किया जाएगा उत्तराखंड के हाईकोर्ट को। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो एशिया लेवल पर जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप होती है वो इस बार हुई है जॉर्डन के अम्मान में। जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान। तो यहीं पर इसका आयोजन किया गया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर किया है, क्योंकि भारत ने कुल मिलाकर के यहाँ पर 12 मेडल जीते हैं, जिनमें से 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल हैं और इसके अलावा बाकी जो 6 हैं वो ब्रॉन्ज मेडल है। तो गोल्ड मेडल जो विजेता हैं उनके नाम ये रहे। इनमें सभी के सभी महिला विजेता ही हैं, यानी कि लवलीना बोरगोहेन, परवीन हुड्डा, स्वीटी बोरा और अल्फिया पठान। इन सब ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है और शिव थापा ने यहाँ पर सिल्वर जीता है, जो कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक हैं। तो शिव थापा ने यहाँ पर इस बार सिल्वर मेडल जीता है। हाल ही में किस देश के अंदर मनोरंजन पार्कों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? यानी कि जो अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, वहाँ पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित हो गया है। कौन से देश में? तो ये देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में आपको पता है तालिबान का शासन है, तो इसी कारण से यहाँ पर महिलाओं के ऊपर इन्होंने प्रवेश पर बैन लगा दिया गया है अम्यूजमेंट पार्क्स के अंदर। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी एजुकेशन को भी महिलाओं के लिए बैन कर दिया गया है। हाल ही में 15वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इस बार जो अर्बन मोबिलिटी समिट हुआ है ये आयोजित किया गया है केरल के कोच्चि शहर में। इस सम्मेलन के अंदर इस बात पर चर्चा की जाती है कि किस तरीके से शहरों में जो परिवहन है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस बार ये केरल के कोच्चि में हुआ है और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, साथ ही भारत के जो आवास और शहरी कार्य मंत्री हैं यानी कि हरदीप सिंह पुरी, दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से इस इवेंट का उद्घाटन किया था। इसकी यहाँ पर आप थीम भी देख सकते हैं, आज़ादी @75 सस्टेनेबल आत्मनिर्भर अर्बन मोबिलिटी। हाल ही में भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान ने किस राज्य में शत्रुनाश अभ्यास आयोजित किया है?
तो शत्रुनाश नाम का जो अभ्यास हुआ है ये इंडियन आर्मी का अपना खुद का अभ्यास है, जो कि दक्षिण पश्चिमी कमान के द्वारा हाल ही में राजस्थान के अंदर आयोजित हुआ है। तो राजस्थान यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने सुदर्शन प्रहार नाम का अभ्यास किस राज्य में किया है? तो ये भी भारतीय सेना का अपना खुद का अभ्यास था, जिसको सुदर्शन चक्र कोर ने आयोजित किया था। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर ही। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। 24 नवंबर 2022 को असम के महान सैन्य नायक लसित बोरफुकन की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो लसित बोरफुकन जो है ये एक अहोम साम्राज्य के कमांडर थे। तो लसित बोरफुकन की हाल ही में 400वीं जयंती मनाई गई है 24 नवंबर 2022 को, और इसके लिए 3 दिनों का कार्यक्रम आयोजित किया गया था नई दिल्ली के अंदर, और उसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? एटीपी रैंकिंग जो होती है ये पुरुष टेनिस खिलाड़ियों की रैंकिंग होती है। तो आपको यहाँ पर उस खिलाड़ी का नाम बताना है जो कि सबसे कम उम्र में ही पहले स्थान पर आ चुके हैं टेनिस में। तो इनका नाम है कार्लोस अल्काराज, क्योंकि ये सिर्फ 19 वर्ष के ही हैं और ये आज के समय विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। ये कौन से देश से आते हैं ये भी पूछ सकते हैं। तो इनका कंट्री है स्पेन। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ जो है यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक बात बताई थी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली बार एक महिला अध्यक्ष बनी है और उनका नाम है पीटी उषा। तो एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष बनी है पीटी उषा, और इसका एक एथलीट आयोग भी है, और इस एथलीट आयोग में कुल मिलाकर के 10 खिलाड़ियों को चुना गया है। इन 10 खिलाड़ियों में अध्यक्ष बनी है एमसी मैरी कॉम। तो एथलीट आयोग जो बनाया गया है इसका, उसकी अध्यक्ष हैं एमसी मैरी कॉम। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 10 खिलाड़ियों के साथ में एक एथलीट कमीशन का गठन किया है, जिसमें कुल 10 खिलाड़ी हैं, और एमसी मैरी कॉम जो हैं उनको चेयरपर्सन बनाया गया है। अचंता शरत कमल जो हैं उनको वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द लाइट वी कैरी को किसने लिखा है? तो द लाइट वी कैरी नाम की जो बुक है इसको लिखा है मिशेल ओबामा ने, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की वाइफ हैं। तो आंसर होगा मिशेल ओबामा। कौन सा शहर कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो कबड्डी का जो वर्ल्ड कप होगा 2025 में उसको होस्ट करेगा इंग्लैंड का वेस्ट मिडलैंड्स। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP27 किस शहर में आयोजित हुआ है? तो जलवायु परिवर्तन पर यह दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन होता है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो इस बार जो COP27 हुआ है यानी कि 27वीं बैठक, इसका आयोजन किया गया था मिस्र के शर्म अल शेख में। मिस्र के शर्म अल शेख में। इसके बाद जो COP28 होगा वो कहाँ पर होगा? वो आयोजित किया जाएगा यूएई के अंदर। अभी ये जो COP27 हुआ है इसमें भारत की तरफ से कौन गया था? तो भारत के जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं यानी कि भूपेंद्र यादव, वो इसके अंदर भारत की तरफ से शामिल होने के लिए गए थे। इसी से रिलेटेड यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन पर COP27 सम्मेलन के दौरान भारत किस गठबंधन में शामिल हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं उनको बचाने के लिए ये अलायंस बनाया गया है, और इसमें भारत भी शामिल हो गया है। हाल ही में किस समूह ने COP27 जलवायु सम्मेलन के दौरान ग्लोबल शील्ड प्लान शुरू किया है? तो ग्लोबल शील्ड जो है ये एक जलवायु कोष है, जिससे जो आपदा प्रभावित देश हैं उनकी हेल्प की जाएगी। तो इसको शुरू किया है G7 देशों ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। जर्मनी के नेतृत्व में ये G7 कंट्रीज ने इसको शुरू किया है। तमिलनाडु ने राज्य के 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में डैश को अधिसूचित किया है। यानी कि आपको सिंपली बताना है कि तमिलनाडु राज्य का 17वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है। तो इसका नाम है कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य। ये तमिलनाडु के 2 जिलों में फैला हुआ है, एक तो कृष्णगिरी और दूसरा धर्मपुरी। इनमें से वो कौन सा शिपयार्ड है जो कि देश के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटरमैन जहाज का निर्माण कर रहा है? यानी कि एक ऐसा शिप बनाया जा रहा है जो कि हाइड्रोजन फ्यूल पर चलेगा, और क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल पर चलेगा इससे कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। तो इसको कौन बना रहा है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को यह काम दिया गया है, और जब ये बनकर तैयार हो जाएगी तो इसको वाराणसी के अंदर तैनात किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है।
19 दिसंबर को भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग कौन से शहर में शुरू हुई है? स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग हाल ही में भारत के अंदर पहली बार शुरू हुई थी, हैदराबाद के अंदर। हालांकि शुरू होने के 1-2 दिनों के बाद ही एक्सीडेंट के चलते इसको रोक दिया गया। तो भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग कहाँ पर हुई है? हैदराबाद के अंदर। अब ये क्वेश्चन उससे भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 देश के हिस्से के रूप में देश की पहली फार्मूला ई रेस कौन से शहर के अंदर होगी? तो फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होती है इसमें जो इलेक्ट्रिक कारों की रेस है वो की जाती है। तो 2022-23 सीजन में वैसे तो कई सारे दुनिया के तमाम शहरों में होगी, लेकिन उनमें से भारत का भी एक शहर चुना गया है और ये शहर है हैदराबाद। तो हैदराबाद के अंदर जो हुसैन सागर लेक है उसके चारों तरफ एक स्ट्रीट सर्किट का निर्माण किया गया है, जहाँ पर ये पहली बार फार्मूला ई रेस का आयोजन भारत में किया जाएगा। भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा अभी तक तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। अभी भारत के अंदर 22वां विधि आयोग चल रहा है, यानी कि लॉ कमीशन, जिसके अध्यक्ष बने हैं ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं और अब इनको विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2019 किसको प्रदान किया गया है? तो गांधी मंडेला प्राइज जो होता है 2019 के लिए हाल ही में दिया गया है दलाई लामा को। तिब्बत के जो धर्मगुरु होते हैं उनको दलाई लामा कहा जाता है और वर्तमान समय में जो 14वें नंबर के दलाई लामा हैं उनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो और इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है 2019 के लिए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो हॉकी के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यानी कि FIH, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लॉजेन शहर में और अभी अभी इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं तैयब इकराम। तैयब इकराम यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ से हैं? ये मकाऊ से हैं, जो कि चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। इससे पहले भारत के नरेंद्र बत्रा अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो उसके बाद बन गए हैं तैयब इकराम। अब इसी के साथ मैं आपको इंटरनेशनल लेवल की जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो मैं आपको बताऊंगा एक साथ। तो देखते हैं। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नताशा पिरक मुशर। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बन गए हैं असीम मुनीर। इनसे पहले थे जनरल कमर जावेद बजवा, लेकिन अब बन गए हैं जनरल असीम मुनीर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बन गए हैं ग्रेग बार्कले। पहले भी यही थे, एक बार फिर से इनको चुन लिया गया है। ये न्यूजीलैंड के हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं तैयब इकराम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया है? तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना जो है ये शुरू की है हरियाणा राज्य की सरकार ने और इसको भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू उन्होंने लॉन्च किया है। इस योजना के अंतर्गत जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि हरियाणा के हर एक नागरिक का साल में कम से कम एक बार हेल्थ का चेकअप किया जाएगा, उसके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। ऊर्जा मंत्रालय ने शक्ति नीति के तहत 5 वर्षों के लिए कितने मेगावाट की कुल बिजली खरीद के लिए एक योजना शुरू की है? तो भारत की कई सारे राज्यों में पावर शॉर्टेज देखने को मिल रही थी और उससे निपटने के लिए हाल ही में पावर मिनिस्ट्री ने क्या किया है, पहली बार नीलामी का आयोजन किया है जिसके तहत बिजली की खरीद की जाएगी। तो अगले 5 सालों में कुल मिलाकर के 4500 मेगावाट जो बिजली है वो खरीदी जाएगी। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय पैडलर कौन बन गए हैं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है उसके एथलीट आयोग में पहली बार किसी भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी को चुना गया है और ये हैं अजंता शरद कमल, जिनको इस साल मैंने आपको बताया कि खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट आयोग में ये कितने सालों के लिए चुने गए हैं? टोटल 4 सालों के लिए, 2022 से लेकर के 2026। स्काई रूट एरोस्पेस किस राज्य में भारत का पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन, निर्माण और परीक्षण सुविधा स्थापित करेगा? यानी कि जो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है भारत की, ये वैसे एक प्राइवेट कंपनी है जो कि हैदराबाद के अंदर बेस्ड है। इसकी स्थापना इसरो के ही पूर्व वैज्ञानिकों ने की है। तो स्काई रूट एरोस्पेस ने हाल ही में घोषित किया है कि ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक इंटीग्रेटेड रॉकेट डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना करेंगे। यानी कि जो रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं उनको यहाँ पर डिज़ाइन भी किया जाएगा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, साथ ही यहाँ पर उनको टेस्ट भी किया जाएगा।
तो तेलंगाना के हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। स्काई रूट एरोस्पेस ने ही भारत का पहला जो प्राइवेट रॉकेट है उसको डेवलप किया था, जिसका नाम है विक्रम एस। विक्रम एस जो भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया है, उसको भी इसी ने बनाया था। फिर इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड के अंदर पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसको मान्यता दी गई है, यानी कि साल की सबसे बेस्ट पैरा खिलाड़ी कौन रही, तो वो रही अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जो है ये भारत की एक फेमस पैरा शूटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया स्पोर्ट अवार्ड जो है ये हाल ही में फिक्की के द्वारा अनाउंस किए गए हैं। इसमें पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर बनी है अवनी लेखरा। स्पेशल स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो दिया गया है श्रेय काद्यान को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है सरकार तलवार को, जो कि एक पूर्व रणजी क्रिकेटर है। तो कम से कम आपको ये 3 मेन याद रखने हैं। अब आगे देखते हैं। 10 नवंबर 2022 को बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक किस देश की मेजबानी में आयोजित की गई है। तो बिम्स्टेक जो है ये बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द जो बसे हुए देश हैं उनका एक संगठन है। बिम्स्टेक में टोटल 7 देश आते हैं और इसका मुख्यालय जो है वो बांग्लादेश के ढाका में है। तो इन 7 देशों के कृषि मंत्रियों की हाल ही में दूसरी बैठक हुई है, जिसका मेजबानी की है भारत ने। तो भारत की मेजबानी में राजधानी नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था, जिसमें भारत के जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की। BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2022 में एकमात्र भारतीय पदक विजेता कौन थे। तो इसका मतलब ये है कि इस बार जो विश्व स्तर की जूनियर चैंपियनशिप हुई है बैडमिंटन के अंदर, उसमें भारत ने सिर्फ एक ही मेडल जीता है और वो भी सिल्वर मेडल है। तो ये मेडल भारत को किसने दिलाया, इनका नाम है शंकर मुथुस्वामी। शंकर मुथुस्वामी। और ये जो BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप हुई थी ये कौन से देश में हुई थी, स्पेन के अंदर। 1 से लेकर के 3 नवंबर तक राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव यानी कि नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित हुआ है। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल जो होता है इसमें देश भर के जो आदिवासी कलाकार हैं वो हिस्सा लेते हैं। इसका इस बार तीसरा संस्करण हुआ है और ये कहाँ पर हुआ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 19 नवंबर 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के अंदर डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो डोनी पोलो एयरपोर्ट जो है ये होलोंगी शहर के अंदर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में एक शहर है होलोंगी, यहीं पर यह स्थित है, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। क्योंकि ये होलोंगी शहर में बेस्ड है, इसी कारण से इसको पहले होलोंगी एयरपोर्ट बोलते थे, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है डोनी पोलो एयरपोर्ट। बेसिकली लोकल लैंग्वेज में डोनी का मतलब होता है सूर्य यानी कि सन, और पोलो का मतलब होता है चंद्रमा यानी कि मून। तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में ही इसका नाम रखा गया है डोनी पोलो एयरपोर्ट। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कौन से स्थान पर भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया है। अगर आपने मेरी वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोस देखी होंगी तो डेफिनेटली अभी तक आप इसका आंसर कर चुके होंगे। यहाँ पर आंसर होगा श्रीनगर जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में यहाँ पर जो डल लेक है, तो डल लेक के अंदर इस तरीके से नाव के ऊपर बैठ करके ये साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर वित्तीय साक्षरता के बारे में वहाँ की जो स्थानीय महिलाएं हैं उनको बताया गया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़ 8 अभ्यास कौन से स्थान पर आयोजित किया गया है। तो गरुड़ नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत और फ्रांस के बीच में वायुसेना का अभ्यास है। तो दोनों देशों की जो एयरफोर्स है उनका हाल ही में अभ्यास हुआ है जोधपुर एयरबेस पर। जोधपुर एयरबेस राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीत ली है। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जो है ये साल की आखिरी फार्मूला 1 रेस थी और इसको जीत लिया है मैक्स वर्स्तापन ने। वैसे मैक्स वर्स्तापन ने ही इस साल सबसे ज़्यादा रेस जीती है। टोटल इस साल 22 रेस हुई हैं, जिनमें से 15 रेस को अकेले मैक्स वर्स्तापन ने ही जीता है। तो क्योंकि इस साल की सभी फार्मूला 1 रेस हो चुकी हैं, तो इनको कैसे याद रखना है ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपको सिर्फ वो रेस याद रखनी है जो कि मैक्स वर्स्तापन ने नहीं जीती हैं, क्योंकि मैक्स वर्स्तापन ने 15 रेस जीती हैं। अगर आप इनको याद रखेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो बाकी जो 7 रेस हैं सिर्फ उन्हीं के विजेताओं का नाम याद रखिएगा। उसके अलावा कुछ भी पूछें तो आपको सीधे मार्क कर देना है मैक्स वर्स्तापन। तो ये वो 7 रेस हैं जिनके विजेता मैक्स वर्स्तापन नहीं है। इनको भी यहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे से अरेंज किया है। जैसे कि चार्ल्स लेक्लर्क जो हैं, जो कि मोनाको से हैं, इन्होंने 3 रेस जीती है।
बहारेन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियन और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। फिर सर्जियो पेरेज, इन्होंने 2 जीती हैं, मोनाको और सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स। कार्लोस सेंट जूनियर, इन्होंने सिर्फ एक ही जीता है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। और जॉर्ज रसेल, इन्होंने एक ही जीता है, साओ पालो ग्रैंड प्रिक्स, जो कि ब्राज़ील में हुई थी। तो इस तरीके से ये 7 रेस आपको याद रखनी है। इसके अलावा इन 15 में से कोई भी पूछा जाएगा तो आपको बताना है मैक्स वर्स्टापन, जो कि नीदरलैंड के ड्राइवर हैं और ये रेड बुल रेसिंग होंडा के लिए ड्राइव करते हैं। और इन्हीं को साल 2022 में फार्मूला 1 का वर्ल्ड चैंपियन भी डिक्लेयर किया गया है। 2021 के अंदर भी वर्ल्ड चैंपियन यही थे और 2022 में भी यही चैंपियन बने हैं। हाल ही में केरल सरकार ने निम्न में से किसे प्रथम केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो केरल ज्योति पुरस्कार जो है ये केरल का सर्वोच्च सम्मान है और ये दिया गया है एम.टी. वासुदेवन नायर को। एम.टी. वासुदेवन नायर। आपको बता दूं कि जिस तरीके से भारत में पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं उसी तरीके से केरल सरकार ने शुरू किया है केरला अवार्ड्स, जिसमें 3 पुरस्कार हैं। एक तो सबसे बड़ा है केरल ज्योति, फिर दूसरा है केरल प्रभा और तीसरा है केरल श्री। तो इनमें से जो सर्वोच्च पुरस्कार है यानी कि केरल ज्योति, ये एक साल में सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा। 2022 के अंदर जो सबसे पहले विजेता इसके बने हैं उनका नाम है एम.टी. वासुदेवन नायर और ये एक मशहूर लेखक हैं। भारत जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? इंडिया वाटर वीक जो है ये जल संरक्षण के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए होता है। 2022 में इसका आयोजन हुआ है 1 से लेकर के 5 नवंबर के बीच में। यहाँ पे आप इसकी थीम देख सकते हैं, वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी। BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 में किन 2 भारतीय खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दिव्यांग बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए जो विश्व चैंपियनशिप होती है, इस बार इसका आयोजन किया गया था टोक्यो जापान में। और इस टूर्नामेंट के अंदर भारत ने वैसे तो टोटल 16 मेडल जीते हैं, लेकिन इनमें से गोल्ड मेडल सिर्फ 2 ही हैं। तो ये 2 गोल्ड मेडल दिलाए हैं, एक तो प्रमोद भगत ने और दूसरे महिलाओं में मनीषा रामदास ने। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। 9 नवंबर सन 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाल ही में बन गए हैं जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़, और ये अब लगभग 2 साल तक रहेंगे। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे उदय उमेश ललित, भारत के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की बात की जाए तो 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं भारत के विराट कोहली। हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसी दौरान इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। दूसरे पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल 2022 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो हाल ही में 2nd नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया था, यानी कि ओलंपिक गेम्स की तर्ज पर भारत के जो 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके लिए ये टूर्नामेंट होता है। इस बार इसका दूसरा संस्करण हुआ था और कहाँ पर हुआ था? मेघालय में। मेघालय की राजधानी शिलोंग में इसका आयोजन किया गया था और पदक तालिका में टॉप किया है मणिपुर राज्य ने, क्योंकि यहाँ के खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं। 2nd नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स के बारे में आपको 2-3 बातें याद रखनी है, जैसे कि इसका शुभंकर था नियो। नियो इसका शुभंकर था, जो कि एक क्लाउडेड लेपर्ड है और क्लाउडेड लेपर्ड जो है ये मेघालय का स्टेट एनिमल है, जो कि इसका मेजबान था। यहाँ पर पदक तालिका में नंबर 1 पर रहा है मणिपुर राज्य, दूसरे पर था असम और अगर हम मेघालय की बात करें जो कि इसका मेजबान था वो है चौथे स्थान पर। निम्न में से कौन सा राज्य तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी करेगा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है 2023 में इसका तीसरा संस्करण होएगा और ये कहाँ पर होगा? उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में। इससे पहले के जो 2 संस्करण हुए हैं, सबसे पहला हुआ था 2020 में उड़ीसा के अंदर और फिर दूसरा संस्करण इसका हुआ था कर्नाटक में। अब तीसरा संस्करण उसी तरीके से होने वाला है यूपी के अंदर। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को बढ़ा करके 77% करने का विधेयक पारित किया है? तो ऐसा विधेयक पारित किया है झारखंड की विधानसभा ने। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। तो झारखंड की विधानसभा ने ये जो विधेयक पारित किया है इसके तहत पहले 60% आरक्षण था, लेकिन अब इस विधेयक के जरिए 77% कर दिया गया है। और इस 77% आरक्षण में किस कैटेगरी के लिए कितना आरक्षण होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। नवी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है?
तो नवी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो है ये वित्तीय उत्पाद बेचने वाली कंपनी है और इसने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। पुरुषों की एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2022 किस टीम ने जीत लिया है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने ये चैंपियनशिप जीती है। तो भारत ने पहली बार एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है और भारत ने यहाँ पर फाइनल में हराया कुवैत को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। वैसे ये चैंपियनशिप हुई कहाँ पर थी? इसका आयोजन किया गया था दक्षिण कोरिया के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो शहरों के बीच में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो साउथ इंडिया की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो चेन्नई और मैसूरू के बीच में शुरू की गई है। चेन्नई है तमिलनाडु के अंदर और मैसूरू है कर्नाटका के अंदर। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। ये साउथ इंडिया की तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है, लेकिन पूरे भारत की ये 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से रेलवे स्टेशन से भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है? तो भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन जो है ये काशी की यात्रा करवाएगी और इसको शुरू किया गया है KSR रेलवे स्टेशन से। बेंगलुरु के अंदर जो क्रांतिवीर संगोली रैयन्ना रेलवे स्टेशन है, यहीं से PM नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है। तो ये जो ट्रेन है ये बेंगलुरु से शुरू हुई है और ये कहाँ तक जाएगी? ये वाराणसी तक जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर स्थित कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया है? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है ये बेंगलुरु शहर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसी को बोला जाता है। तो इस पर टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से शहर के अंदर स्थित श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा जो है इन्हीं को बेंगलुरु शहर का संस्थापक माना जाता है और इसी कारण से बेंगलुरु शहर का जो एयरपोर्ट है उसका नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो इनकी 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है बेंगलुरु शहर के अंदर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्टैचू को नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी कि समृद्धि की प्रतिमा। 12 नवंबर 2022 को PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के अंदर रामागुंडम में एक उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है? तो PM नरेंद्र मोदी ने रामागुंडम कहाँ पर है? रामागुंडम है तेलंगाना के अंदर और यहाँ पर एक फर्टिलाइजर प्लांट बनाया गया है जिसका उद्घाटन किया है PM नरेंद्र मोदी ने। तो हमारा आंसर होगा तेलंगाना। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि जो फिक्की है उसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं शुभ्रकांत पांडा। शुभ्रकांत पांडा। सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में EWS के लिए कितने % आरक्षण को बरकरार रखा है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए सरकार ने 10% का आरक्षण दिया था और इसके लिए संविधान में 103वां संविधान संशोधन भी किया गया था, लेकिन बिल के पारित होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई थी। तो उसी मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है जिसके तहत EWS को ये जो आरक्षण दिया गया है इसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 10%। वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? ये जो तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड होता है ये भारत में साहसिक कार्यों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और ये 2021 के लिए 3 लोगों को दिया गया है। एक तो नयना धाकड़, इनको लैंड एडवेंचर की श्रेणी में दिया गया है। कुंवर भवानी सिंह शाम्याल, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट की श्रेणी में दिया गया है और शुभम धनंजय वनमाली, इनको वाटर एडवेंचर की श्रेणी में दिया गया है। तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी लोगों को पुरस्कार वितरित किए हैं। नैना धाकड़ को लैंड एडवेंचर की श्रेणी में, ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह साम्याल को लाइफ टाइम अचीवमेंट की श्रेणी में और शुभम धनंजय वनमाली इनको दिया गया है वाटर एडवेंचर की श्रेणी में। भार एवं माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? तो वेट एंड मेजर्स के लिए जो इंटरनेशनल कमेटी है उसमें हाल ही में एक भारतीय व्यक्ति को चुना गया है और उनका नाम है प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता। ये जो नई दिल्ली के अंदर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है उसके ये वर्तमान समय में डायरेक्टर हैं, तो इनको चुना गया है।
चेन्नई में बन रहे देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का कार्य किस कंपनी को आवंटित किया गया है? तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाया जा रहा है चेन्नई के अंदर, और इसको बनाने का जो काम है वो दिया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। हाल ही में किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड स्थापित किया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, उसके पास सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में टोटल 2 लॉन्च पैड हैं जहां से समय समय पर रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है। लेकिन अब इसी तरीके से श्रीहरिकोटा में ही एक और रॉकेट लॉन्च पैड स्थापित किया गया है जो कि भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड है, और इसको स्थापित किया है अग्निकुल कॉस्मोस ने। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से भी अब जो रॉकेट्स हैं उनको लॉन्च किया जा सकता है। अग्निकुल कॉस्मोस कहाँ पर है? ये चेन्नई के अंदर बेस्ड एक स्टार्टअप है। हाल ही में किस मंत्रालय ने लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ नई चेतना नामक एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है? तो नई चेतना नाम का जो ये कैंपेन है इसको शुरू किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, जिसका मेन मकसद है कि लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें खास करके ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय जनसंचार संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के उत्तर पूर्वी परिसर का उद्घाटन किस शहर के अंदर किया है? जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है इसका जो मेन कैंपस है वो तो नई दिल्ली में है, लेकिन देश भर में इसके 5 रीजनल कैंपस भी हैं, क्षेत्रीय परिसर। तो उन्हीं में से एक बनाया गया है आइजोल के अंदर, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। आइजोल कहाँ पर है? आइजोल है मिजोरम की राजधानी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो क्लाइमेट चेंज से निपटने में किस देश का परफॉर्मेंस कितना है, इस आधार पर यह इंडेक्स जारी किया जाता है, और इसको जारी करता है जर्मनी की एक संस्था जिसका नाम है जर्मन वॉच। जर्मन वॉच नाम की संस्था के द्वारा ये जारी किया जाता है। 2023 के लिए जो इंडेक्स जारी हुआ है इसमें भारत को 8वें स्थान पर रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी रैंकिंग, इसमें पहले 3 स्थान खाली हैं, क्योंकि पहले 3 स्थानों पर आने के लिए जितनी परफॉर्मेंस की जरूरत है उतना किसी भी देश ने हासिल नहीं किया है। चौथे स्थान पर है डेनमार्क। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका प्रदर्शन सबसे बेहतर है, लेकिन ये भी चौथे स्थान पर है। फिर 5वें नंबर पर है स्वीडन। इसी तरीके से भारत को 8वें स्थान पर रखा गया है। प्रसिद्ध महिला अधिकार कार्यकर्ता इला भट्ट का हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने कौन से संघ की स्थापना की थी? तो इला भट्ट जो है ये भारत की एक प्रसिद्ध महिला अधिकार कार्यकर्ता थी, महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती थी, और इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था सेवा, जिसका मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना इन्होंने की थी और हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। इनको कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, जैसे कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो भी इनको मिल चुका है। इसी तरीके से एक होता है राइट लाइवलीहुड अवार्ड, वो भी इनको दिया गया था। साथ ही में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। 26 नवंबर 2022 को इसरो ने किस रॉकेट के माध्यम से ओशनसैट 3 और 8 नैनो उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि PSLV C-54। PSLV C-54 रॉकेट के जरिए इसरो ने कुल मिलाकर के 9 सैटेलाइट्स को छोड़ा है। एक तो है ओशनसैट 3 और बाकी जो अन्य 8 हैं ये सभी माइक्रो सैटेलाइट्स हैं। तो इस तरीके से कुल 9 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है PSLV C-54 के जरिए। इसमें जो ओशनसैट 3 है ये इसमें सबसे मेन सैटेलाइट था, जो कि महासागरों की निगरानी करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसको EOS 06 भी कहा जाता है। बाकी अन्य सैटेलाइट्स के बारे में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने हर घर गंगा जल परियोजना शुरू की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में हर घर गंगा जल परियोजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत क्या होगा, मानसून टाइम में गंगा नदी में जो अतिरिक्त पानी होता है उसको स्टोर कर लिया जाएगा और बाद में फिर उस स्टोर किए हुए पानी को प्योरीफाई करके जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर पाइप के जरिए सप्लाई किया जाएगा। तो ये है हर घर गंगा जल परियोजना, जिसको बिहार सरकार ने शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के अंदर मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो मानगढ़ धाम जो है ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहाँ पर 1500 आदिवासी शहीद हो गए थे। तो उन्हीं के सम्मान में ये मानगढ़ धाम बनाया गया था, जिसको PM नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्मारक डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मानगढ़ धाम की गौरव गाथा नाम से हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें PM नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिंग द इनर बैटल निम्न में से किस क्रिकेटर की पुस्तक है? तो विनिंग द इनर बैटल नाम की जो पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है, इसको लिखा है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शेन वॉटसन ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10 से लेकर के 13 नवंबर तक आसियान शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया है? तो साल 2022 के अंदर आसियान की अध्यक्षता दी गई थी कंबोडिया को। तो कंबोडिया की जो राजधानी है नोम पेन, वहीं पर इस बार का आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। आसियान का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो दक्षिण पूर्व एशिया के कुल 10 देशों का ये एक संगठन है और इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया के जकार्ता में। तो इस बार इसकी मीटिंग हुई है कंबोडिया के अंदर। आसियान ने सैद्धांतिक रूप से किस देश को अपने 11वें सदस्य देश के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी के समय आसियान में 10 मेंबर कंट्रीज हैं, लेकिन 11वें सदस्य देश के रूप में जिस कंट्री को सहमति दी गई है, ये कंट्री होगा पूर्वी तिमोर, या फिर इसी को तिमोर लेस्ते भी कहा जाता है। तो पूर्वी तिमोर जो है ये आसियान का 11वां मेंबर कंट्री बनेगा। 17वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये जो ईस्ट एशिया समिट होती है, ये इसका मेज़बान वही देश होता है जो कि आसियान का मेज़बान होता है, यानी कि ये समिट भी कंबोडिया के अंदर ही हुई है। तो इसमें आसियान के तो 10 सदस्य देश हैं ही हैं, इसके अलावा 8 अन्य देश भी इसमें शामिल होते हैं। इसी कारण से इसको आसियान +8 भी कहा जाता है। इन 8 देशों में से भारत भी शामिल है। तो इस तरीके से भारत की तरफ से इसमें शामिल होने के लिए गए थे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप। कंबोडिया में 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जगदीप धनखड़। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आसियान का मेंबर भारत नहीं है, लेकिन भारत आसियान का डायलॉग पार्टनर बना था सन 1972 में, और इसके चलते भारत और आसियान के बीच में एक अलग से शिखर सम्मेलन होता है, जिसका इस बार 19वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो है वो कंबोडिया में हुआ है, जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हिस्सा लिया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कंबोडिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में कुल कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की हाल ही में कंबोडिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें से एक समझौता ये भी है कि भारत से बाघों को ले जाकर के कंबोडिया में बसाया जाएगा। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बाघ भारत के अंदर ही हैं, तो भारत से बाघों को ले जाकर के कंबोडिया के अंदर बसाया जाएगा। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना जो है ये राज्य के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको राज्य सरकार के खर्चे पर तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। तो ये शुरू किया है गोवा की सरकार ने। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, जिन्होंने इस योजना को शुरू किया है। भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर का 12वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है? तो अग्नि वॉरियर नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाता है। भारत और सिंगापुर की जो आर्मी है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। 2022 में इसका आयोजन किया गया है भारत के महाराष्ट्र के अंदर देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में। महाराष्ट्र के अंदर देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया था। फोर्ब्स के द्वारा जारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2022 की सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में फोर्ब्स ने वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2022 की लिस्ट जारी की है, यानी कि दुनिया भर में जो कंपनियां हैं, कौन सी कंपनियां हैं जिनमें जो वर्कर्स हैं वो काम करना पसंद करते हैं। तो इस मामले में नंबर 1 पर है सैमसंग ग्रुप, जो कि दक्षिण कोरिया की कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 पर है सैमसंग ग्रुप, जो कि दक्षिण कोरिया की कंपनी है। फिर दूसरे स्थान पर है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे स्थान पर है IBM। इसी तरीके से भारत की जो कंपनी सबसे पहले इसमें आती है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्थान है 20वां। भारत का सबसे बड़ा विंड टरबाइन जनरेटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वो देश में सबसे बड़ा विंड टरबाइन जनरेटर हाल ही में स्थापित किया गया है गुजरात के मुंद्रा में। गुजरात के मुंद्रा में इसको स्थापित किया गया है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 200 मीटर। वैश्विक मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो हाल ही में पहली बार ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन किया गया था और यह हुआ था UAE की राजधानी अबू धाबी में।
18 नवंबर 2022 को पश्चिम बंगाल राज्य के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? तो पश्चिम बंगाल के अंदर नए राज्यपाल बन गए हैं डॉक्टर सी वी आनंद बोस। डॉक्टर सी वी आनंद बोस से पहले यहाँ के जो राज्यपाल थे वो थे जगदीप धनखड़, लेकिन वो अब भारत के उपराष्ट्रपति बन गए हैं, तो उसी कारण से डॉक्टर सी वी आनंद बोस को यहाँ पर पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस दिन को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 15 नवंबर 2022, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अनुमान से 15 नवंबर 2022 का जो दिन था, इस दिन दुनिया की जो आबादी है वो 8 अरब हो चुकी है, यानी कि 8 बिलियन हो चुकी है। तो इसी को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में मनाया गया है। तो अब इसी के साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे नवंबर 2022 के इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। सबसे पहले 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहार दिवस, यानी कि वर्ल्ड वीगन डे। फिर इसके बाद 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, यानी कि सुनामी अवेयरनेस डे, जिसकी थीम रखी गई है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन बिफोर एवरी सुनामी। फिर इसके बाद 10 नवंबर को मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस, यानी कि वर्ल्ड साइंस डे। भारत में विज्ञान दिवस जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन विश्व स्तर पर वर्ल्ड साइंस डे मनाया जाता है 10 नवंबर को, जिसकी इस बार थीम है बेसिक साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर 11 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, यानी कि नेशनल एजुकेशन डे, क्योंकि ये भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जयंती होती है। फिर 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस, यानी कि वर्ल्ड निमोनिया डे। फिर इसके बाद 14 नवंबर को होता है विश्व मधुमेह दिवस, यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे। इसकी थीम रखी गई है एक्सेस टू डायबिटीज केयर। पिछले साल भी इसकी यही थीम थी और इस बार भी यही थीम है, एक्सेस टू डायबिटीज केयर। फिर राष्ट्रीय बाल दिवस, यानी कि चिल्ड्रंस डे जो है वो भी भारत में 14 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत के पूर्व जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जन्मदिन होता है। फिर 15 नवंबर को होता है जनजातीय गौरव दिवस। साल 2021 के अंदर ही पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको डिक्लेयर किया था कि हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती होती है। फिर 16 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस। 16 नवंबर को ही भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस, यानी कि नेशनल प्रेस डे। फिर 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस, यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे, जिसकी थीम रखी गई है सैनिटेशन एंड ग्राउंड वाटर। फिर इसके बाद 20 नवंबर को मनाया जाता है विश्व बाल दिवस, यानी कि विश्व स्तर पर चिल्ड्रंस डे होता है 20 नवंबर को, जिसकी थीम है इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। फिर 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व टेलीविजन दिवस, यानी कि वर्ल्ड टेलीविजन डे, और 21 नवंबर को ही होता है विश्व मत्स्य दिवस, यानी कि वर्ल्ड फिशरीज डे। फिर 26 नवंबर को भारत में होता है संविधान दिवस, क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था। फिर इसी दिन यानी कि 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, यानी कि नेशनल मिल्क डे, क्योंकि इस दिन भारत के जो श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं वर्गीज कुरियन, उनका जन्मदिन होता है। तीसरा मंत्रिस्तरीय स्तरीय नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन जो होता है ये आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ चर्चा आयोजित करने के लिए आयोजित किया जाता है, और इस बार इसका तीसरा संस्करण हाल ही में हुआ है। तो तीसरे संस्करण की मेजबानी भारत ने की है, यानी कि राजधानी नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। इससे पहले जो 2 संस्करण इसके हुए थे, एक तो हुआ था पेरिस में, दूसरा हुआ था मेलबर्न में। जापान के योकोसुका में आयोजित 26वें मालाबार नौसेना अभ्यास में भारत का कौन सा नौसेना जहाज शामिल हुआ है? तो मालाबार नौसेना अभ्यास जो होता है इसमें 4 देश शामिल होते हैं, यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। तो चारों देशों की जो नौसेनाएं हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, और इस बार इसका आयोजन किया गया है जापान के योकोसुका में। तो इसमें भारत की तरफ से 2 जहाज शामिल हुए थे, एक तो INS कमोर्ता, दूसरा INS शिवालिक। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। और आपको बता दूं कि इस इवेंट के उद्घाटन समारोह में भारत के जो नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल R हरिकुमार, वो भी शामिल थे। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 में भाग लिया है। आपको बताना है कि ये जो वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 हुआ है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था इंग्लैंड के लंदन में। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 22 से लेकर के 25 नवंबर तक
यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो यूनेस्को और भारत के शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में मिलकर के एक हैकाथॉन का आयोजन किया था जिसका नाम था यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022, क्योंकि इसमें भारत और 22 अफ्रीकी देशों के जो युवा उद्यमी हैं वो शामिल हुए थे। तो इसका आयोजन किया गया था ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा के अंदर जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। साहित्य के लिए 2022 का जेसीबी पुरस्कार किसने जीता है? तो जेसीबी पुरस्कार जो है ये एक लिटरेरी प्राइज है, यानी कि साहित्यिक पुरस्कार होता है, और 2022 में ये दिया गया है खालिद जावेद को। मशहूर उर्दू लेखक खालिद जावेद को ये दिया गया है। इनकी जिस बुक के लिए दिया गया है उसका नाम है द पैराडाइज ऑफ फूड। द पैराडाइज ऑफ फूड। हाल ही में किस खिलाड़ी को निक्षय मित्र और टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए राष्ट्रीय राजदूत नामित किया गया है? तो निक्षय मित्र जो पहल है, इसके अलावा टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए राष्ट्रीय राजदूत बनाया गया है दीपा मलिक को। दीपा मलिक भारत की पूर्व पैरा खिलाड़ी हैं और ये आज के समय जो पैरा ओलंपिक कमेटी है भारत की, उसकी ये अध्यक्ष हैं। तो इन्हीं को निक्षय मित्र और टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए राष्ट्रीय राजदूत बनाया गया है। 18 नवंबर को इसरो ने पहले निजी रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। आपको बताना है इसका नाम क्या है। तो इसरो ने भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट को हाल ही में लॉन्च किया था जिसका नाम है विक्रम एस। और इस विक्रम एस नाम के सब ऑर्बिटल रॉकेट को बनाया था एक प्राइवेट कंपनी ने जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस जो है ये हैदराबाद के अंदर बेस्ड है और इसको इसरो के ही पूर्व वैज्ञानिकों ने बनाया था। तो स्काई रूट एरोस्पेस का जो प्राइवेट रॉकेट है विक्रम एस, इसको हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विक्रम एस को स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है जो कि हैदराबाद के अंदर बेस्ड है। और जिस मिशन के तहत इसको भेजा गया है उस मिशन का नाम है प्रारंभ मिशन। हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की 59वीं महासभा किस शहर में आयोजित हुई है? तो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जो है इसकी 59वीं महासभा हाल ही में हुई थी जिसका आयोजन भारत ने किया है, यानी कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में यह इवेंट आयोजित किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने इस इवेंट का उद्घाटन किया था। हाल ही में छठी वधिर T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप 2022 किस राज्य ने जीती है? तो हाल ही में छठवीं T20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था डेफ क्रिकेटर्स के लिए। तो इसको जीता है हरियाणा की टीम ने और हरियाणा ने फाइनल में हराया था महाराष्ट्र को। 72वीं इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 किसने जीती है? तो भारत की सेनाओं के बीच में ही ये टूर्नामेंट होता है। तो इसमें आर्मी रेड जो टीम है इसने आर्मी ग्रीन टीम को हरा दिया है। तो आर्मी रेड यहाँ पर विजेता बना। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। हाल ही में 15 नवंबर 2022 को किस राज्य ने अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 15 नवंबर 2022 को झारखंड राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, क्योंकि झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर सन 2000 को। तो इस साल इसने अपना 22वां स्थापना दिवस हाल ही में मनाया है। नवंबर महीने में इन सभी राज्यों का स्थापना दिवस होता है, जैसे कि केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़। इन सभी का स्थापना दिवस होता है 1 नवंबर को, जबकि उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को और झारखंड का स्थापना दिवस होता है 15 नवंबर को। देश के सबसे बड़े तटीय रक्षा अभ्यास यानी कि सी विजिल का कौन सा संस्करण आयोजित हाल ही में किया गया है? तो सी विजिल नाम से भारत के अंदर सबसे बड़ा कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज होता है, यानी कि तटीय रक्षा अभ्यास। और ये भारत की जो 7516 किलोमीटर लंबी तटरेखा है वहाँ पर इंडियन नेवी और भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इससे पहले ये सिर्फ 2 ही बार हुआ था, यानी कि इस बार इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होता है यह हर साल भारत के गोवा राज्य में आयोजित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस बार ये 20 से लेकर के 28 नवंबर तक आयोजित किया गया है। अब इस बार के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है जो कि अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। जैसा कि इसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला है? तो गोल्डन पीकॉक जो अवार्ड होता है ये बेस्ट फिल्म को दिया जाता है, जो कि इस बार रही है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। ये जो फिल्म है ये स्पेन की फिल्म है जिसकी डायरेक्टर हैं वैलेंटीना मॉरेल। तो इस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है।
इसी तरीके से आपको याद रखना है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये दिया गया है कार्लोस सौरा को। कार्लोस सौरा जो है ये स्पेन के डायरेक्टर हैं, तो इनको मिला है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये दिया गया है मशहूर तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी को। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समारोह 2022 के बारे में कम से कम ये 3 अवार्ड आपको याद रखने हैं। इसमें इस बार फोकस कंट्री था फ्रांस। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा, जैसे कि 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का फोकस देश कौन सा रहा है? तो फोकस देश है फ्रांस। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो गोल्डन पीकॉक यानी कि जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड होता है ये मिला है स्पेन की फिल्म को, जिसका नाम है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो सत्यजीत रे के नाम पर जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है ये इस बार दिया गया है स्पेन के फिल्म निर्देशक कार्लोस सौरा को। इस बार के फिल्म समारोह में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो दिया गया है मशहूर तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 के हिस्से के रूप में किस केंद्रीय मंत्रालय ने 53 आवर चैलेंज आयोजित किया है? तो 53 आवर चैलेंज जो है ये 53 घंटों में फिल्म बनाने का एक चैलेंज था, जिसको आयोजित किया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा आयोजित 53 आवर चैलेंज में कौन सी फिल्म विजेता रही है? तो यहाँ पर जिस फिल्म ने ये चैलेंज जीता है उसका नाम है डियर डायरी। 29 नवंबर को पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख के रूप में किसने शपथ ली है? तो पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बन गए हैं जनरल असीम मुनीर। इनसे पहले थे जनरल कमर जावेद बजवा, लेकिन अब बन गए हैं असीम मुनीर। कौन सा देश 2022-23 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यानी कि एआई पर ग्लोबल पार्टनरशिप का अध्यक्ष होगा? तो भारत को एआई पर ग्लोबल पार्टनरशिप का अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन ए। इससे पहले फ्रांस था, लेकिन अब भारत को यह अध्यक्षता दी गई है। भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2022 के अंदर आसियान का अध्यक्ष था कंबोडिया, तो कंबोडिया की ही अध्यक्षता में भारत और आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। तो सही उत्तर होगा कंबोडिया। इसमें भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो पार्टिसिपेट करने के लिए कंबोडिया की यात्रा पर गए थे। 5 से 9 नवंबर तक नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार किस देश की आधिकारिक यात्रा पर थे? तो भारत के जो नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल आर हरिकुमार, ये जापान की यात्रा पर गए हुए थे और वहां पर बेसिकली जापान की जो नौसेना है उसकी 70वीं वर्षगांठ थी, तो उसी अवसर पर इनको इनवाइट किया गया था। भारतीय नौसेना के किस जहाज ने जापान के योकोसुगा में 70वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लिया है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाल ही में जापान की जो नेवी है यानी कि जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, इसकी 70वीं वर्षगांठ थी, तो इस अवसर पर भारत के जो नौसेना प्रमुख हैं यानी कि एडमिरल आर हरिकुमार, उनको इनवाइट किया गया था। और इस दौरान जो 70वीं अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया गया था उसमें भारत के 2 जहाज गए थे, INS कमोर्ता और INS शिवालिक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको पता होगा इन्हीं दोनों जहाज़ों ने जो मालाबार अभ्यास हुआ था जापान के योकोसुका में, उसके अंदर भी पार्टिसिपेट किया था। हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के MD और CEO का अधिकतम कार्यकाल कितने साल तक बढ़ा दिया है? यानी कि जो भारत में सरकारी बैंक हैं उसके MD और CEO का जो अधिकतम कार्यकाल हो सकता है वो होगा आपसे 10 साल। इससे पहले ये 5 साल था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी के समय भारत के अंदर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी संख्या है 12। इंडोनेशिया के किस द्वीप पर आए 5.6 तीव्रता वाले भूकंप में 300 से अधिक लोग मारे गए हैं? तो हाल ही में इंडोनेशिया के जावा आइलैंड के ऊपर जो यहाँ का पश्चिम जावा क्षेत्र है वहाँ पर एक जगह है सिनियाजुर, और यहीं पर 5.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें लगभग 300 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तो सही उत्तर होगा जावा आइलैंड के ऊपर ही आया था। भारत की G20 अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किसने किया है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता भारत के पास आ चुकी है, तो इसके लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया है PM नरेंद्र मोदी ने। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए।
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो G20 का लोगो है इसमें कमल का पुष्प बना हुआ है, यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें टोटल 7 पंखुड़ियाँ हैं और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारतीय मूल की अरोड़ा बेलर किस अमेरिकी राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि मैरीलैंड। तो मैरीलैंड जो राज्य है अमेरिका का, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर अपॉइंट हुई है एक भारतीय मूल की महिला जिनका नाम है अरोड़ा बेलर। नए आधार नियमों के तहत प्रत्येक कितने वर्ष पर आधार धारकों को अपने आधार कार्ड का नवीनीकरण कराना होगा? तो हाल ही में सरकार ने आधार नियमों में संशोधन किया है जिसके तहत अब से जिनका भी आधार कार्ड जो है वो 10 साल पहले जारी हुआ था उनको अपना जो आधार कार्ड है वो अपडेट करना होगा, यानी कि हर 10 साल में आधार होल्डर्स को अपना आधार कार्ड जो है उसको अपडेट कराना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10 साल। अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? तो अक्टूबर महीने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का जो खिताब है ये मिला है भारत के विराट कोहली को। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के अक्टूबर महीने में विजेता बने हैं विराट कोहली, और इसी महीने में महिलाओं में चुनी गई हैं नीदा दार जो कि हैं पाकिस्तान की। 26 नवंबर को चेन्नई में लॉन्च किए गए सर्वेक्षण पोत इक्सक को कौन से शिपयार्ड ने बनाया है? तो इच्छक नाम का जो जहाज हाल ही में लॉन्च किया गया है ये एक सर्वे वेसल है और इसको बनाया है GRSC कोलकाता ने। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। GRSC का मतलब है गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये कोलकाता के अंदर स्थित एक शिपयार्ड है और इसी ने इक्सक नाम के इस जहाज को बनाया है। किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया प्रशांत अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है? तो सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जो मुंबई का भायखला रेलवे स्टेशन है इसको हाल ही में यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ है? तो ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया था जम्मू कश्मीर के कटरा में। जम्मू कश्मीर के कटरा में ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में हुआ है। यहाँ पर आप इसकी थीम देख सकते हैं, इसकी थीम है ब्रिंगिंग सिटीजन्स इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर। बैंक दर के आधार पर एक समान सोने की कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि केरल। तो इसका मतलब केरल राज्य के अंदर हर एक जगह एक ही रेट पर सोना जो है वो मिल पाएगा। उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर जिसका नाम है योटा D1 का उद्घाटन किस शहर के अंदर किया गया है? तो योटा D1 नाम का एक हाइपर स्केल डेटा सेंटर हाल ही में लॉन्च किया गया है, यानी कि यहाँ पर डेटा को स्टोर करके रखा जाएगा। तो ये पूरे उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर है जिसको नाम दिया गया है योटा D1। तो ये कहाँ पर बनाया गया है? इसको ग्रेटर नोएडा के अंदर स्थापित किया गया है। 29 नवंबर को किस राज्य में धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय जो है ये बनाया जाएगा त्रिपुरा राज्य के अंदर। त्रिपुरा के सबरूप में इसकी स्थापना की जाएगी और इसको बुद्धिस्ट कम्युनिटी के द्वारा ही इसका संचालन किया जाएगा। यूजीसी ने यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को हर साल किस दिन भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है? तो हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने भारत के सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को निर्देश दिया है कि वो 11 दिसंबर का जो दिन है उसको भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाएं, क्योंकि 11 दिसंबर को होता है भारत के महान तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती का जन्मदिन। विश्व मधुमेह दिवस 2022 का विषय क्या है? तो वर्ल्ड डायबिटीज डे जो कि हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है, इस बार इसकी थीम रखी गई है एक्सेस टू डायबिटीज केयर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार वेब पोर्टल शुरू किया है? तो अमर सरकार नाम का जो वेब पोर्टल है इसको लॉन्च किया है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह ने। तो त्रिपुरा राज्य के जो नागरिक हैं वो इस पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं और सरकार से डायरेक्टली टच में रह सकते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट किस शहर में आयोजित हुआ है? तो भारत के जो 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट जो है ये सालाना आयोजित किया जाता है। इस बार इसका 10वां संस्करण हुआ है मिजोरम की राजधानी आइजोल में। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा।
अब यहाँ पर इसी वीडियो पर आधारित मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगा जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दूसरा क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2023 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट कौन होंगे? और तीसरा क्वेश्चन है कि साहित्य के लिए 2022 का जेसीबी पुरस्कार किसने जीता है? तो इन तीनों क्वेश्चंस के राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पूरे नवंबर महीने से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो अपने एग्जाम से पहले आपको इसको 2 से 3 बार रिवाइज करना है ताकि हर एक क्वेश्चन का आंसर आप देखते ही कर पाएं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी लिखकर जरूर बताएं। तो हम लोग जल्द ही किसी अन्य वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।